हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएस टजू ने मिस जुआन को वहां पे अपने पास बुला लिया था और वो उससे डाउचंग सिटी के साथ साथ पूरे नाइन्थ रियलम की ओरिजिन के बारे में पूछने लगे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाओ फेंग डार्क सोल लैंड को डिस्ट्रॉय करने के बाद डीप स्पेस में ही रुककर टियानलिन सेट के लोगों के आने का इंतजार कर रही थी और तभी लिंग जू भी वहाँ पे अपने छोटे भाई एसएस टजू को ढूंढते हुए वहाँ पे आ पहुंचता है, जहाँ पे लिंग जू की मुलाकात अपनी बड़ी बहन चाओ फेंग के साथ होती है। पर चाओ फेंग वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ लिंग जू को वहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर फंसाते हुए खुद टियानलिन सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि चाओ फेंग को टियानलिन सेट से नफरत थी और उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था टियानलिन सेट को डिस्ट्रॉय करना। इसलिए वो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए लिंग जू से उसके मैप को लेकर बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे टियानलिन सेट की तरफ ही रवाना हो जाती है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें ड्रैगन एंड टाइगर हॉल का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेडी मास्टर ज़ुआन अभी तक भी एसएस टजू को नाइन्थ रियलम और उसके ओरिजिन के बारे में बता रही थी और वो थक हार कर आखिरकार वहाँ पे अपनी बात खत्म करते हुए एसएस टजू से कहती है, इवन मैंने तो नाइन्थ रियलम के बारे में ये भी सुन रखा है कि हमारी इस डाउचंग सिटी में एक इमोर्टल कल्टीवेटर रहा करता था जो कि एलर यूली के नाम से मशहूर था, जिसके अंदर टैलेंट ना के बराबर था। इवन उसने हजारों लाखों सालों तक इमोर्टल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस की, लेकिन उसके बावजूद भी वो डाउ इमोर्टलिटी के फर्स्ट लेवल को भी पार नहीं कर पाया। और ये कहकर लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे ढेर सारा पानी पीती है और उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, और क्योंकि एलर यूली खुद प्रैक्टिस करते हुए ताकतवर नहीं बन पाया था, इसलिए उसने अपने पूरे क्लैन को ही प्रैक्टिस करने के लिए मना कर दिया था और उसी के चलते आज हमारी डाउचंग सिटी इतनी ज्यादा पीछे रह गई है। और अपनी बात खत्म करने के बाद लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे एसएस टजू से कहती है, मैंने आपको हमारी डाउचंग सिटी के सबसे घटिया आदमी के बारे में भी बता दिया, अब मेरे पास आपको बताने के लिए इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हालांकि मैं तो आपको इस घटिया आदमी एलर यूली के बारे में भी नहीं बताना चाहती थी, पर आप क्योंकि डाउचंग सिटी के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे, इसलिए मजबूरन मुझे आपको उस घटिया आदमी के बारे में भी बताना पड़ा। और ये कहते हुए लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे चुप हो जाती है, जो देखकर एसएस टजू पहले तो उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते, जो देखकर लेडी मास्टर ज़ुआन को लगता है कि शायद एसएस टजू वहाँ पे सो गए हैं। जो देखकर लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे आराम से बोलते हुए एसएस टजू से कहती है, एसएस टजू आप काफी देर से मेरी कहानी सुन रहे हैं, जिसके चलते मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत ज्यादा थक चुके होंगे, तो क्यों ना आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आराम कर लीजिए, मैं बाद में आपसे मिलने के लिए आती हूँ। लेकिन ये कहकर बेचारी लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ से जा पाती उससे पहले एसएस टजू वहाँ पे कॉल टून में उससे कहते हैं कि अपनी कहानी जारी रखो। एसएस टजू की ये बात सुनकर बेचारी लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे पूरी तरह से पकते हुए एसएस टजू से कहती है, पर अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने आपको पिछले 10,000 सालों में क्या क्या हुआ उसके बारे में सब कुछ बता दिया। इवन वो घटिया आदमी जिसका मैं जिक्र भी नहीं करना चाहती थी उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब और आखिर आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं, अब मैं क्या आपको यूनिवर्स कैसे बना उसके बारे में बताऊं। लेडी मास्टर ज़ुआन की ये बात सुनकर एसएस टजू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ ये कहानी भी इंटरेस्टिंग लग रही है, इसलिए यही सुना दो। अब ये सुनकर तो बेचारी लेडी मास्टर ज़ुआन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो गुस्से से अपनी जगह पे खड़ी होकर एसएस टजू से कहती है कि मैं आपको यूनिवर्स के बाद के बारे में कैसे बता सकती हूँ, वो सब कुछ तो बहुत पहले हुआ था, मुझे उस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। और ऊपर से 10 लाख साल पहले वो जो बड़ी तबाही आई थी उसने यूनिवर्स के बारे में काफी सारी नॉलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इवन उस बड़ी और खतरनाक तबाही के बाद तो हमारे ये नाइन्थ रियलम भी बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो गए थे और उसी समय हमारे पास जो यूनिवर्स के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज मौजूद थी वो भी उस खतरनाक तबाही के बाद खत्म हो गई। इसलिए भला मैं आपको यूनिवर्स के बाद के बारे में कैसे कुछ बता सकती हूँ, मैं मजबूर हूँ, अब मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन हाँ मैं आपको इतना बता देती हूँ कि 10 लाख साल पहले आई उस तबाही की वजह से ही आज हम लोग इतने ज्यादा कमजोर हैं, क्योंकि उस खतरनाक तबाही में ही हमारी सारी एंशिएंट टेक्निक्स और रिकॉर्ड्स खो गए थे और उसके बाद हमारी नाइन्थ रियलम ने एक नई शुरुआत की। इसी के चलते आपको यहाँ पे इतने ज्यादा पावरफुल लोग दिखाई नहीं दे रहे। अब लेडी मास्टर ज़ुआन की ये बात सुनकर एसएस टजू भी वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए उससे कहते हैं कि 10 लाख साल पहले आई तबाही के बारे में कुछ बताओ। एसएस टजू की ये बात सुनकर वो लेडी मास्टर ज़ुआन एसएस टजू को वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि वो तबाही क्यों और कैसे आई थी। सच कहूँ तो मुझे भी उसके बारे में कुछ खास नहीं पता, पर मैंने सुना है कि उस तबाही की सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक सेक्ट था, उसी की वजह से ही वो खतरनाक तबाही आई थी जिसने पूरे यूनिवर्स को ही हिला के रख दिया था। और ये कहकर लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे थोड़ा नर्वस होते हुए एसएस टजू को बताती है कि वो सेक्ट टियानलिन सेट के नाम से जाना जाता था। अब लेडी मास्टर ज़ुआन की ये बात सुनकर एसएस टजू अचानक ही वहाँ पे थोड़ा गुस्सा होते हुए कॉल टून में उससे कहते हैं, क्या कहा तुमने, टियानलिन सेक्ट। अब एसएस टजू को वहाँ पे इस तरह से गुस्से में आते हुए देखकर लेडी मास्टर ज़ुआन जल्दी से वहाँ पे एसएस टजू को शांत करने की कोशिश करते हुए कहती है कि ये सब बस एक अफवाह है, किसी को भी इसकी हकीकत के बारे में कुछ भी नहीं पता, और वैसे भी अगर ये सब टियानलिन सेट का ही काम था तो जरूरी तो नहीं कि वो टियानलिन सेट आपका ही हो, वैसे भी एक नाम से काफी सारे सेक्ट्स बनते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये काम आपके सेक्ट ने तो नहीं किया होगा, क्योंकि वो टियानलिन सेक्ट तो एक एंशिएंट सेक्ट था जो कि उस खतरनाक तबाही के बाद ही खत्म हो गया था। और इवन ये भी हो सकता है कि मुझसे टियानलिन सेक्ट का नाम सुनने में कोई गलती हुई हो, असल में उस तबाही के पीछे किसी और ही सेक्ट का काम हो और मैंने गलती से टियानलिन सेट का नाम सुन लिया हो। किसे पता है कि वो तबाही क्यों और
कैसे आई थी, क्योंकि वो सब तो उस तबाही के साथ ही खत्म हो गया था। लेकिन लेडी मास्टर जुआन की ये सारी बातें सुनकर एसेस्टर जू वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे और उनकी आंखों में गुस्सा वहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो देखकर लेडी मास्टर जुआन वहाँ पे एक बार फिर से एसेस्टर जू को शांत करने की कोशिश करते हुए कहती है, असल में अब उस तबाही के बारे में बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उस खतरनाक तबाही में तो सभी लोग और सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन लेडी मास्टर जुआन की ये बात सुनकर भी एसेस्टर जू वहाँ पे शांत नहीं होते। उन्होंने तो वहाँ पे ठान लिया था कि वो उस तबाही के बारे में पता लगा के रहेंगे। असल में तो एसेस्टर जू यहाँ पे जानबूझकर नाइन्थ रियलम के अंदर अपना नाम फैला रहे थे ताकि वो अपने मास्टर को इंजर्ड करने वाले पर्सन के बारे में पता लगा सके। लेकिन जैसे जैसे एसेस्टर जू आगे बढ़ रहे थे उन्हें वहाँ और भी काफी कुछ नया जानने को मिल रहा था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि जिस लोअर रियलम में आज तक एसेस्टर जू रहते हुए आ रहे थे उसमें वो खतरनाक तबाही 10,000 साल पहले आई थी, लेकिन यहाँ पे वो खतरनाक तबाही 10 लाख साल पहले आई थी। ये बात भी वहाँ पे एसेस्टर जू को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। अब इस सब के पीछे क्या मिस्ट्री है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें फायरीलैंड के अंदर मौजूद टियानलेन सेट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ चाओ फेंग भी उस मैप की मदद से टियानलेन सेट के आउटर एरिया में पहुंच चुकी थी। और टियानलेन सेट के एंट्रेंस गेट को देखकर चाओ फेंग वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहती है, तो ये आज भी बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसे कि लाखों साल पहले दिखाई दिया करता था, वैसा ही घटिया का घटिया। पर कोई बात नहीं, आज मैं इसे पूरी तरह से तबाह कर दूंगी, जिसके बाद इस टियानलेन सेट का नाम लेने वाला कोई भी नहीं बचेगा। और ये कहकर चाओ फेंग वहाँ पे गुस्से से अपना ऑरा रिलीज करते हुए टियानलेन सेट की तरफ ही आगे बढ़ जाती है। और उसका ऑरा प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था कि हम देखते हैं कि उसके हर एक कदम के साथ वहाँ की जमीन भी फटती जा रही थी। लेकिन जैसे ही चाओ फेंग वहाँ पे टियानलेन सेट के एंट्रेंस गेट के पास पहुंचती है तो अचानक एक कल्टीवेटर वहाँ पे उड़ते हुए उसके कदमों में आके गिरता है, जिसे देखकर तो खुद चाओ फेंग को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन अभी वो वहाँ पे सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक ही वहाँ पे एक झटके के साथ टियानलेन सेट का एंट्रेंस गेट ओपन होता है और उससे वो अल्केमी मास्टर निकलकर बाहर आते हुए वहाँ पे उस कल्टीवेटर से कहता है कि भले ही मेरे टियानलेन सेट को यहाँ पे लोगों की काफी ज्यादा कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा टियानलेन सेट यहाँ पे तुम्हारे जैसे बेवकूफ और घटिया लोगों को अपने टियानलेन सेट में शामिल नहीं कर सकता, और खास तौर पे तो तुम्हारे जैसे लोग जो कि सिर्फ अपना फायदा करना ही जानते हो। और ये कहकर उस अल्केमी मास्टर ने वहाँ पे उस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करने के लिए एक एक्सप्लोसिव पिल को भी वहाँ पे बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे डर के मारे चाओ फेंग के पैरों में गिरते हुए वहाँ पे उससे कहता है, सीनियर सिस्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए वरना ये पागल मास्टर मेरी जान ले लेगा। लेकिन इससे आगे बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे कुछ भी कह पाता, उससे पहले चाओ फेंग उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारते हुए ऊपर आसमान में फेंक देती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर उस अल्केमी मास्टर ने भी वहाँ पे अपनी एक्सप्लोसिव पिल की मदद से उस डिसेबल के ऊपर अटैक करते हुए उसका खेल वहीं पे खत्म कर दिया था, जो देखकर चाओ फेंग को भी वहाँ पे एक बार फिर से झटका लगता है। जबकि अल्केमी मास्टर वहाँ पे चाओ फेंग के इस खतरनाक मूव को देखकर वहाँ पे उससे इंप्रेस होते हुए कहता है, इसका ये मूव तो वाकई काफी ज्यादा खतरनाक और फास्ट था, और ऊपर से इस लड़की का अपनी पावर्स के ऊपर कंट्रोल भी काफी ज्यादा अच्छा है, जिसका मतलब है कि अगर इसे मैं अपने टियानलेन सेट में शामिल कर लेता हूँ तो ये मेरी अल्केमी में काफी ज्यादा मदद कर सकती है और हमारे टियानलेन सेट को अल्केमी के मामले में एक अलग ही ऊंचाई पे पहुंचा सकती है। और ये सोचकर वो अल्केमी मास्टर जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे चाओ फेंग से कहता है, यंग लेडी मुझे माफ कर देना, असल में मैं तुम्हारी पावर्स देखकर इतना ज्यादा शौक हो गया था कि मैं यहाँ पे तुम्हारा स्वागत ही नहीं कर सका। क्या तुम भी यहाँ पे मेरे टियानलेन सेट को ज्वाइन करने के लिए आई हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हमारे टियानलेन सेट के अल्केमी डिपार्टमेंट के अंदर ले सकता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपनी अल्केमी स्किल्स को आजमाना चाहोगी? जिस पे चाओ फेंग कोल्ड टून में उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि मुझे अल्केमी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब चाओ फेंग की ये बात सुनकर तो बेचारे अल्केमी मास्टर को वहाँ पे एक झटका लगता है, लेकिन वो जल्दी से खुद को संभाल कर वहाँ पे चाओ फेंग को समझाते हुए कहता है, मुझे लगता है अभी तुम्हें अल्केमी के बारे में कुछ भी नहीं पता। अल्केमी से ज्यादा फन तो इस दुनिया में किसी भी चीज में नहीं है। एक बार अगर तुमने अल्केमी करना शुरू कर दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें अल्केमी से प्यार हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारा दिल अल्केमी के अलावा किसी भी चीज में नहीं लगेगा। हम अल्केमी मास्टर्स हब को कंबाइन करते हुए अलग अलग और नई नई मेडिसिन को क्रिएट करते हैं और उसकी मदद से बीमार लोगों का इलाज करते हैं, और ऊपर से स्पिरिचुअल स्टोन्स की पावर्स को बढ़ाने के लिए उन्हें आपस में मर्ज करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते बड़े से बड़ा कल्टीवेटर मास्टर भी हम जैसे अल्केमी मास्टर्स की बहुत ज्यादा इज्जत करता है। और शायद तुम्हें ये बात नहीं पता होगी कि एक रियलम को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अल्केमी मास्टर ही होता है, इसीलिए तो अल्केमी मास्टर की किसी भी रियलम के अंदर इतनी ज्यादा इज्जत होती है। अब उस अल्केमी मास्टर की ये सारी बार सुनकर चाओ फेंग को वहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, और चाओ फेंग ने वहाँ पे उस अल्केमी मास्टर को ठिकाने लगाने के लिए अपने हाथ को पीछे ले जाते हुए वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को भी क्रिएट कर लिया था, जबकि वो अल्केमी मास्टर तो अभी भी वहाँ पे उसी तरह से बढ़ किए जा रहा था, जो देखकर चाओ फेंग गुस्से से वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो वहाँ पे उस अल्केमी मास्टर के ऊपर अटैक कर पाती उससे पहले वहाँ पे उस अल्केमी मास्टर के दो डिसेबल्स की एंट्री होती है। अब मैं तो इन दोनों बच्चों का नाम भी भूल चुका हूँ, अगर आप में से किसी को इन दोनों बच्चों का नाम याद हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना। तब तक के लिए मैं इन दोनों बच्चों को जू टियान और जू निंग कहकर बुलाऊंगा। खैर जू निंग वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर चाओ फेंग को पकड़ते हुए उससे कहती है, बिग सिस्टर क्या वाकई आपको अल्केमी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है? क्या आप बीमार लोगों का इलाज करते हुए
उनकी जान नहीं बचाना चाहती। पर हाँ, अगर आपको इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो अल्केमी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, बल्कि आप अपनी अल्केमी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे साथ खेल भी सकती हैं। अब जूनिंग के उस मासूम से फेस को देखकर चाओ फेंग भी जल्दी से अपने अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि भले ही चाओ फेंग को वहाँ पे टैलेंट सेट से बहुत ज्यादा नफरत थी, लेकिन वो दिल की बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वो कभी भी मासूम लोगों को चोट नहीं पहुंचाती थी। इसलिए तो चाओ फेंग ने टैलेंट सेट को पैगाम देने के लिए भी डार्क सोल लैंड को डिस्ट्रॉय किया था, वरना वो नाइन्थ रियलम के अंदर किसी और लैंड को भी डिस्ट्रॉय कर सकती थी। और तभी जू टियान वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करते हुए चाओ फेंग से कहता है, बिग सिस्टर रुको, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अपनी अल्केमी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे खेल सकते हैं। और ये कहकर जू टियान अचानक ही वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा वहाँ पे चाओ फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर तो चाओ फेंग को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन जब वो अपने आसपास देखती है तो उसकी नजर वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल पेट बीस्ट के ऊपर पड़ती है, जो कि चाओ फेंग के आसपास घूमते हुए वहाँ पे उससे प्यार करने लगे थे, जो देखकर वो दोनों बहन भाई जल्दी से आगे बढ़कर चाओ फेंग का हाथ पकड़ते हुए उससे कहते हैं, देखा बिग सिस्टर, है ना ये कमाल की चीज है, अब प्लीज आप हमारे साथ आइए, हम आपको एलेक्सस भी रिफाइन करके दिखाते हैं, देखना आपको उसमें भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और ये कहकर वो दोनों बहन भाई जबरदस्ती चाओ फेंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, जो देखकर चाओ फेंग भी वहाँ पे उनके साथ जाते हुए अपने मन में कहती है कि बच्चों के सामने किसी को मारना ठीक नहीं होगा, एक बार ये बच्चे इधर उधर हो जाए उसके बाद मैं टैलेंट सेट को खत्म करूंगी। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि वो दोनों बहन भाई जबरदस्ती वहाँ पे चाओ फेंग को लेकर अपने टैलेंट सेट के अंदर आ चुके थे, जहाँ लियू जियान एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए चाओ फेंग को ही देख रहा था। जबकि चाओ फेंग की नजर सीधा वहाँ पे निंग यू के ऊपर जाती है, जो कि वहाँ पे ये नहीं सेट के साथ डील करते हुए उन्हें वहाँ पे खुद को टैलेंट सेट के सामने सरेंडर करने के लिए बोल रहे थे। और खुशी से उनसे कहती है कि अगर तुम्हारे ये नहीं सेट ने हमारे टैलेंट सेट के सामने सरेंडर नहीं किया तो मैं तुम्हारे ये नहीं सेट का नामो निशान ही मिटा दूंगी। जिसपे ये नहीं सेट के डिसेबल्स उससे कहते हैं, लेकिन हम लोग अपने सारे ट्रेस तुम लोगों के हवाले कैसे कर सकते हैं, हमने कितनी मुश्किल से उन सभी को कलेक्ट किया था, और अगर हम अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर देते हैं तो बाकी सेक्स हमें एक भेड़िए की तरह खा जाएंगे। और ये कहकर वो कल्टीवेटर अचानक ही वहाँ पे निंग यू के सामने झुकते हुए उससे कहता है, प्लीज हमें माफ कर दो, हमारे ऊपर थोड़ा तो रहम दिखाओ। अब ये देखकर चाओ फेंग को वहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद टैलेंट सेट यहाँ पे बाकी कमजोर क्लैंस के ऊपर अत्याचार कर रहा है, इसलिए चाओ फेंग का गुस्सा वहाँ पे टैलेंट सेट को लेकर और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। और वो गुस्से से वहाँ पे खुद से ही कहती है कि अब टैलेंट सेट इतना ज्यादा गिर चुका है कि वो सारे आम बाकी क्लैंस को इस तरह से डराते हुए लूट रहा है। चलो अच्छा ही हुआ, अब मुझे टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय करने की एक और वजह मिल गई। और ये कहकर चाओ फेंग अचानक ही वहाँ पे गुस्से से निंग यू के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ ही बढ़ने लगती है। लेकिन अभी वो वहाँ पे निंग यू की तरफ आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक ही हम देखते हैं कि निंग यू वहाँ पे ये नहीं सेट से लूटे हुए सभी ट्रेस को वहाँ पे एक बूढ़े आदमी को देते हुए कहती है, तुम इन सभी स्पिरिचुअल स्टोन्स को अपने पास रख लो और इनका इस्तेमाल करते हुए अपने लोगों की जान बचाना, और बस थोड़ा सा और इंतजार करो, एक बार हम पूरी तरह से ये नहीं सेट को अपने कब्जे में ले लें, उसके बाद हम ये नहीं सेट के लीडर से भी आप लोगों से माफी मंगवाएंगे। तब तक आप और आपके लोग हमारे टैलेंट सेट में ही रहकर आराम कर सकते हैं, और अगर कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ तो आप बिला झिझक हमारे पास आकर हमें उसके बारे में बता देना। अब निंग यू की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि चाओ फेंग के कदम वहाँ पे खुद ब खुद ही रुक जाते हैं, क्योंकि चाओ फेंग को वहाँ पे पता चल गया था कि इन्हीं सेट एक बहुत ही घटिया सेट था, जो कि अपने से कमजोर लोगों के ऊपर अत्याचार करते हुए उनसे ट्रेस को छीना करता था। और टैलेंट सेट तो यहाँ पे बस लोगों को इंसाफ दिलाने में उनकी मदद कर रहा था। और ये सब जानकर चाओ फेंग वहीं पे रुक जाती है, और चाओ फेंग को वहाँ पे इस तरह से अपने पास आते हुए देखकर इन्हीं सेट के लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये भी उन्हें यहाँ पे मरने के लिए आ रही है, इसलिए वो सभी लोग जल्दी से वहाँ पे चाओ फेंग से माफी मांगते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। और वो बुरा आदमी भी वहाँ पे चाओ फेंग का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर तो चाओ फेंग को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पे रिएक्ट कैसे करे। जबकि निंग यू भी वहाँ पे अजीब नजरों से चाओ फेंग को देखते हुए उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो दोनों बहन भाई वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर निंग यू को वहाँ पे चाओ फेंग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये बिग सिस्टर हमारी अल्केमी डिपार्टमेंट की नई डिसेबल है, जिन्हें हमने अभी अभी अपने सेट में शामिल किया है। और जू टियान तो वहाँ पे एक्साइटेड होकर निंग यू को वहाँ पे चाओ फेंग के बारे में बताते हुए कहता है कि ये बिग सिस्टर बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इवन आपको जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा कि बिग सिस्टर ने हमारे टैलेंट सेट के एक दुश्मन को कितनी बुरी तरह से पीटा। अब जू टियान की ये बात सुनकर लियू जियान वहाँ पे हंसते हुए चाओ फेंग से कहता है, तो तुम भी मेरी तरह ही हो, जब मैंने भी टैलेंट सेट को ज्वाइन किया था तो तब मैंने भी यहाँ पे आते साथ ही टैलेंट सेट को मैनेज करना शुरू कर दिया था, और तुमने भी यहाँ पे मेरी तरह टैलेंट सेट को ज्वाइन करने से पहले ही अपना काम करना शुरू कर दिया। और ये कहकर लियू जियान वहाँ पे चाओ फेंग की तारीफ करते हुए कहता है कि बहुत अच्छे। अब लियू जियान की ये बात सुनकर जू निंग अचानक ही वहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है, लियू जियान तुमने पिछली बार मेरे साथ चीटिंग की थी, तुमने मुझसे एक हाई लेवल की किंग जियान पिल को बनवाया था, जिसके पैसे तुमने अभी तक भी मुझे नहीं दिए, चुपचाप मेरे पैसे लौटा दो वरना तुम मेरा गुस्सा जानते हो ना। अब जू निंग की ये बात सुनकर लियू जियान वहाँ पे ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता मेरे सर के ऊपर से तुम्हारी ये उधार कभी भी खत्म होने वाला है। और ये कहते हुए लियू जियान उसे वहाँ पे एक गोल्डन स्टोन दे देता है, और उसी के साथ साथ लियू जियान ने वहाँ पे अपनी हेवनली टनल पावर का इस्तेमाल करते हुए अचानक से उसके अल्केमी फर्नेस को भी वहाँ पे एक्टिवेट कर दिया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी होता है कि बेचारी चाओ फेंग को भी वहाँ पे कुछ समझने का
का मौका नहीं मिलता। लेकिन वो लियू जियान के पास वाली थंडर पावर को देखकर थोड़ा चौंकते हुए कहती है, वो तो इस कल्टीवेटर के पास थंडर की पावर है। और तभी खुद लियू जियान भी अचानक ही वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर उनके सामने आते हुए जूनिंग से कहता है, अब तो हमारा हिसाब बराबर हो गया ना। जिसपे जूनिंग भी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है कि हाँ अब ठीक है। वहीं लियू जियान सीधा वहाँ पे चाओ फेंग के सामने पहुंचकर उससे कहता है, तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स वाकई काफी ज्यादा कमाल की लग रही है, जिसका मतलब है कि जरूर तुम्हारी फिजिकल पावर भी काफी ज्यादा कमाल की होगी। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने ये सब पहले कहाँ से सीखा? अब लियू जियान की ये बात सुनकर चाओ फेंग उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहती है कि ये सब जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। चाओ फेंग की ये बात सुनकर लियू जियान उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दिए बगैर चुपचाप वहाँ पे टैलेंट सेट से बाहर आ जाता है। और वो वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस भी दिखाई दे रहा था, जो देखकर डोंग भी वहाँ पे लियू जियान के पास आते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने ज्यादा सीरियस क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या इस लड़की में कुछ गड़बड़ है? जिसपे लियू जियान वहाँ पे कुछ सोचते हुए डोंग मी को बताता है कि अभी मैंने उस लड़की की पावर को महसूस किया, जो कि मुझे काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही है। ऐसा लगता है कि मैं इस पावर से पहले से वाकिफ हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी करके जल्द से जल्द इस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना होगा। लियू जियान की ये बात सुनकर डोंग मी भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो लियू जियान से कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसी बात है तो वाकई हमें इसके बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि अभी तो ऐसा तजू भी यहाँ पे नहीं है। और ऊपर से ये दोनों बच्चे तो उसे अपनी बड़ी बहन ही मान चुके हैं। अब बच्चे हैं बस हम दोनों ही बस ऐसे समझदार लोग हैं जो कि इस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में पता लगा सकते हैं। अब ये सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों के ऊपर है। डोंग मी की ये बात सुनकर लियू जियान भी वहाँ पे स्माइल करते हुए खुद से ही कहता है कि ये बुढ़ा नहीं सुधरने वाला। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है। हमें थोड़ी देर बाद दोबारा टैलेंट सेट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों ही बहन भाई अपने अल्केमी फर्नेस के चारों तरफ घूमते हुए एंशिएंट अल्केमी स्किल टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ पे धीरे धीरे हब्स को उस अल्केमी फर्नेस के अंदर डालते हुए एक पिल को रिफाइन कर रहे थे। और उन दोनों की इस अल्केमी मेथड को देखकर चाओ फेंग वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, ये तो एंशिएंट अल्केमी मेथड है। अब चाओ फेंग की ये बात सुनकर वो दोनों बहन भाई उससे और भी ज्यादा इंप्रेस होते हुए कहते हैं, बिग सिस्टर आपको तो वाकई अल्केमी के बारे में काफी कुछ पता है, पर ये सब तो कुछ भी नहीं है। आप हमारे मास्टर की अल्केमी स्किल्स को देखकर तो इससे भी ज्यादा हैरान हो जाएगी, क्योंकि वो बस एक चुटकी बजाकर ही एक गॉड लेवल की पिल को रिफाइन कर देते हैं। हमें बहुत ही अफसोस है कि हम अभी आपको उनके साथ नहीं मिलवा सकते, क्योंकि अभी वो एक बहुत ही जरूरी काम के साथ कहीं गए हुए हैं। लेकिन जब वो यहाँ पे वापस आएंगे तो हम लोग आपको उनसे जरूर मिलवाएंगे। और हमारे तजू की अल्केमी स्किल्स को देखकर तो आपको भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं होगा। अब उन दोनों बहन भाई की ये बात सुनकर चाओ फेंग भी वहाँ पे उनके मास्टर में थोड़ा इंटरेस्ट लेते हुए उन दोनों से पूछती है कि आखिर तुम दोनों का मास्टर है कौन? और ये कहकर चाओ फेंग ने अचानक ही वहाँ पे एक 5 स्पीचर रूट को सीधा वहाँ पे अल्केमी फर्नेस के अंदर ही डाल दिया था, जो देखकर वो दोनों ही बहन भाई वहाँ पे चौंकते हुए उससे कहते हैं, बिग सिस्टर ये आपने क्या कर दिया? ये एक एक्सप्लोजिंग स्पीचर रूट थी। और अभी वो दोनों वहाँ पे ये सब बोल ही रहे थे कि तभी अचानक ही हम देखते हैं कि उस अल्केमी फर्नेस के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि वहाँ पे किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला था। पर चाओ फेंग ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे ब्लास्ट की फायर को ही अपने कंट्रोल में ले लिया था, जो कि उन दोनों बहन भाई के लिए एक और बहुत बड़ा झटका था। जबकि चाओ फेंग वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहती है कि ये इस टैलेंट सेट को जलाने का मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, मैं ऐसी फायर का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे टैलेंट सेट को जला दूंगी। और ये कहकर चाओ फेंग ने वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फायर को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था, जो देखकर वहाँ पे जूनिंग और जूटियान को ऐसा लगता है कि शायद चाओ फेंग की जान खतरे में है। इसलिए वो दोनों जल्दी से वहाँ पे चिल्लाते हुए चाओ फेंग से पूछते हैं, बिग सिस्टर आप ठीक तो है ना? लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे ये सब बोल ही रहे थे कि तभी अचानक ही वहाँ पे लिंग जुई की एंट्री होती है, जिसने आते साथ ही वहाँ पे अपने खाने वाले चमचे का इस्तेमाल करते हुए उस अल्केमी फर्नेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उस पूरी आग को वहीं पे बुझा दिया था। और वो भी वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर चाओ फेंग के पास जाते हुए उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? और ये कहकर लिंग जुई उसे वहाँ पे बहुत ही गौर से देखते हुए कहती है, ओ तो तुम एक नई डिसेबल हो। और ये कहकर लिंग जुई वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि वाकई मानना पड़ेगा, तुम्हारी फायर कंट्रोलिंग एबिलिटी काफी ज्यादा कमाल की है और इस मामले में हम दोनों काफी ज्यादा सिमिलर भी हैं। अब लिंग जुई की ये बात सुनकर चाओ फेंग वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछती है कि तुम कौन हो? जिसपे लिंग जुई वहाँ पे स्माइल के साथ उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं टैलेंट सेट की लीडर हूँ। आओ आज मैं तुम्हें खुद अपने हाथ का खाना खिलाती हूँ, क्योंकि आज मैंने खाना खुद अपने हाथों से बनाया है। लिंग जुई की ये बात सुनकर बेचारी चाओ फेंग को वहाँ पे काफी बड़ा झटका लगता है और वो चौंकते हुए अपने मन में कहती है, क्या ये लड़की टैलेंट सेट की लीडर होने के बावजूद भी खुद यहाँ पे खाना बना रही है? और ये कहते कहते हम देखते हैं कि अचानक ही चाओ फेंग के दिल में कुछ इमोशंस उठने लगे थे और उसे वहाँ पे अपने छोटे भाई लिंग जू की याद आती है। कभी वो भी वहाँ पे इसी तरह से टैलेंट सेट के अंदर अपनी बड़ी बहन को खाने पे बुलाने के लिए आया करता था। और ये सब याद करके चाओ फेंग वहाँ पे थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है, जिसके बाद चाओ फेंग वहाँ पे एक स्माइल करते हुए लिंग जुई का खाना खाने के लिए भी तैयार हो चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंग जुई वहाँ पे उन सभी को लेकर अपने टैलेंट सेट के मेन हॉल के अंदर आ जाती है, जहाँ पे वो सभी लोग मिलकर खाना खाने वाले थे। लेकिन यहाँ पे भी चाओ फेंग के इरादे बिल्कुल भी नेक दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके दिमाग में तो अभी तक भी वहाँ पे यही चल रहा था कि आखिर वो टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय कैसे करे, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि बिल्कुल एंड टाइम पे चाओ फेंग को अपना अटैक वापस लेना पड़ता था। और खाने की टेबल पे सभी को देखकर चाओ फेंग वहाँ पे अपने मन में कहती है कि उन्हें मैं यहीं पे इन सभी को खत्म
कर दूं। अगर ये सभी लोग खत्म हो गए तो टियान सेट तो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। वही खाने की टेबल के ऊपर सभी खाना खाने की बजाय सभी अपनी बातों में लगे हुए थे, जो देखकर लिंग जुई वहाँ पे उन सभी को डांटते हुए कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो, आपने अपने खाने के ऊपर ध्यान दो। अब लिंग जुई की ये बात सुनकर तो बेचारे उन सभी को वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो सभी वहाँ पे जानबूझकर खाने का नाटक करते हुए खाना खाने लगते हैं। जबकि लिंग जुई वहाँ पे जाओ फेंग को अपनी एक स्पेशल डिश दिखाते हुए कहती है कि इसे मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है, प्लीज इसे एक बार टेस्ट करके मुझे बताओ कि ये कैसा बना है। जबकि जाओ फेंग तो वहाँ पे अभी तक भी उन सभी को देख रहे थे। वो सोचते हुए अपने मन में कहती है कि ये सभी लोग यहाँ पे खाना खा क्यों नहीं रहे हैं, और ये सोचते हुए वो वहाँ पे लिंग जुई के बनाई हुई स्पेशल डिश को खा लेती है, जिसे खाते ही वहाँ पे जाओ फेंग को एहसास हो गया था कि ये सभी लोग यहाँ पे खाने का नाटक क्यों कर रहे थे। और पहली बाइट लेते ही जाओ फेंग को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसे उसके हाथ में खुद ब खुद ही वहाँ पे कसने लगे थे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।